हेलो बच्चा लोग। सो सर्कुलर मोशन का 2 लेक्चर शुरू हो चुका है ना। लास्ट क्लास में लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखा था, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, टर्निंग ऑफ ए मोटरसाइकिल, टर्निंग ऑफ ए बाइक, टर्निंग ऑफ ए कार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बेसिकली आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। ये एक डिस्क है, दिस वन इज ए डिस्क, ओके, दिस इज ए डिस्क। ये एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क है, ठीक है। और ये डिस्क ओमेगा स्पीड से घुमाया जाना है। रेडियस कुछ भी मान लेते हैं डिस्क का। यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है। कॉइन का मास है m, मास ऑफ कॉइन इज इक्वल टू m। और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ बच्चा, यहाँ से ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ। कितने डिस्टेंस पे r। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा so that coin does not slip, ओके। ये हम लोगों को निकालना है। अच्छा भैया, मान लेते हैं इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा स्पीड से। तो ओमेगा को हमने लास्ट क्लास में बताया था, जब ओमेगा बढ़ेगा तो इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा। सिंपल सी बात है ना, कॉइन इस पे रखा हुआ है तो कॉइन भी क्या करेगा, अपने पाथ में ऐसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में क्या होगा, ये कॉइन ऐसे घूमेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, कॉइन पे अगर मैं यहाँ पे बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ तो कॉइन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना बोलो, mr ओमेगा स्क्वायर। कितना लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, इस साइड लगेगा, है ना। अब होगा क्या, अब इस फोर्स को बैलेंस, मैं सेंट्रीफ्यूगल में जाके बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल में नहीं, सेंट्रीफ्यूगल में। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई इधर की तरफ फोर्स चाहिए होगा। वो फोर्स कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड कॉइन। तो डिस्क और कॉइन के बीच फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे F, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ओके। अब अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम में है कॉइन, और ये कॉइन इक्विलिब्रियम में, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर से। या आप ऐसे सिंपल बोल सकते हो कि ये कॉइन जो है रखा हुआ है इस डिस्क पे, है ना, और ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, अच्छा ध्यान से देख के बताओ, ये जो कॉइन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे कॉइन, तो कॉइन का ये पॉइंट ओमेगा से ऐसे, ठीक है, ओमेगा से ऐसे। तो कॉइन का ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बोलो r ओमेगा स्क्वायर, जब वेलोसिटी ओमेगा होगा ना। और ये वाला पॉइंट अगर हम लोग बात करें नीचे वाले पॉइंट का बात करें, तो नीचे वाला पॉइंट डिस्क पे है, तो डिस्क ये डिस्टेंस अगर r है, तो डिस्क इस वाले पॉइंट का भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, r ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि स्लिपिंग ना हो, क्या चाहते हैं, स्लिपिंग ना हो, तो इन दोनों पॉइंट का रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन कब जीरो होगा, जब इस पॉइंट का भी एक्सीलरेशन कितना हो जाए, r ओमेगा स्क्वायर। और ये तो डिस्क पे है ये पॉइंट, इसका तो r ओमेगा स्क्वायर होगा ही, है ना। तो अब इस पे इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ आ जाएगा, कितना, r ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मास m है, तो इस पे इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो mr ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे मिल कहाँ से रहा है, फ्रिक्शन से। कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्शन से, ओके। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि एट इक्विलिब्रियम F मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देख के बताओ, मान लेते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन डिस्क एंड कॉइन, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन डिस्क एंड कॉइन इज इक्वल टू म्यू s, ठीक है। तो अब ध्यान से देख के बताओ, ये यहाँ पे इस कॉइन का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कॉइन पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। ये कॉइन है हमारी, कॉइन पे
फ्रिक्शन फोर्स इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, कितना mr ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा r या n जो भी है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg क्या लग रहा होगा, नीचे, यही ना। तब इक्विलिब्रियम में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये वाला फोर्स जो फ्रिक्शन है यह किसके बराबर होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर के। या सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शन से। अब ध्यान से देखिए, अगर ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वाला फोर्स तो बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू लिमिटेड है। कितना मैक्सिमम होते हैं, म्यू इंटू एन। तो अगर इसका वैल्यू म्यू इंटू एन से ज़्यादा हो गया तो अब फ्रिक्शन तो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन है ना। हम लोग इतना तेज़ी से घुमाने लगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी इस पर 20 न्यूटन लगने लगा, तो अब फ्रिक्शन तो 20 न्यूटन कहाँ से आ रहा है, फ्रिक्शन से आ रहा है, जबकि फ्रिक्शन अवेलेबल ही 10 न्यूटन है। तो क्या फ्रिक्शन प्रोवाइड करा पाएगा 20 न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। अब ये फ्रिक्शन अगर टू अवॉइड स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए दिस F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स, है ना, या F शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। कितना होता है बच्चा, म्यू एस इंटू एन। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F का वैल्यू कितना है, mr ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, mg के, है ना। तो m से m खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू जी बाई आर, या ओमेगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी बाई आर रूट ओवर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू। यानी कि जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या तो इतने से कम होना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए। तुमको बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इक्वल वाली। तो ओमेगा मैक्स कितना आ जाएगा बच्चा, अंडर रूट म्यू एस इंटू जी बाई आर, म्यू एस इंटू जी बाई आर। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम वाला। समझ में आया कि नहीं, बोलो, किसी को कोई डाउट है। अरे बच्चा फ्रिक्शन तो लिमिटेड है, इस आप ओमेगा जितना बढ़ाओगे तो वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये तो वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, है ना। बट फ्रिक्शन लिमिटेड है, और इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स आ कहाँ से रहा, फ्रिक्शन से आ रहा। अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से सोचते हैं तो ये वाला क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, फ्रिक्शन से आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, है ना। तो अब ये फ्रिक्शन से आ रहा है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बढ़ेगा ना जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन क्या फ्रिक्शन की वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा जा सकती है, नहीं। मैक्सिमम वैल्यू से क्या ज़्यादा जा सकती है, नहीं। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एन ही है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एन ही है। तो म्यू इंटू एन से अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यू म्यू इंटू एन से क्या होना चाहिए, कम हो, या तो उसके बराबर होना चाहिए तो कम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कंडीशन निकाली, ओमेगा मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस जी बाई आर। ओके, जल्दी से नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। ओके, चलो भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये एक डिस्क है ना, जिसको ओमेगा से घुमाया जाना है। यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है 1 मीटर पे, कितना पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे कॉइन रखा हुआ है। मास ऑफ द कॉइन है 1 kg, मास ऑफ द कॉइन है 1 kg, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है यहाँ पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है यहाँ पे 0.4। ओके, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सो दैट स्लिपिंग कैन बी अवॉइडेड। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम
value of omega so that there is no slipping, so that there is no slipping, so that there is no slipping। ओके, चलो जल्दी से आप कैलकुलेट करो। ऑप्शन ए है आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी है आपके पास 4 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलो फटाक से जल्दी से सॉल्व करके बता दो, है ना, फटाक से जल्दी से सॉल्व करके बता दो कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा, है ना। चलो और देखते हैं। तो हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल से मैं हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बोलो इस पे सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा एफ, है ना, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा एफ, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ देर इज नो स्लिपिंग देन एफ विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये एफ किससे छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए एफ एस मैक्स से। एफ एक्स मैक्स कितना आ जाएगा, बोलो म्यू एस इंटू एन। हम लोग कॉइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इससे फ्रिक्शन फोर्स इधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एम जी नीचे, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी के, और ये एफ किसके बराबर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, एफ एस का वैल्यू कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। एम से एम खत्म हो जाएगा, आर का वैल्यू है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू 4, जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या आ जाएगा बच्चा, 2 रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक डिस्क है जिसका डिस्क है जो किसी एंगुलर 10/π, जिसका रेवोल्यूशन है 10/π आरपीएस और आरपीएम के बारे में बता चुका हूँ। ओके, करा इफ देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन क्वाइन एंड डिस्क देन कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्वाइन एंड डिस्क। मिनिमम, अगर कोई स्लिपिंग नहीं होनी है तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होना चाहिए। ओके, सब कुछ दिया हुआ आपके पास, जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। जल्दी से आप कैलकुलेट, एवरीथिंग इज गिवन। ओके, एवरीथिंग इज गिवन, जल्दी से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें। चलो और देखते हैं तो क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे इधर लगेगा कितना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे इधर, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं क्या ये फ्रिक्शन जो है ये वैल्यू अगर म्यू इंटू मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर होना चाहिए, है ना। अगर हमने पहला एजम्पशन क्या लिया कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये एफ किसके बराबर होना चाहिए, हमारे ओमेगा स्क्वायर के बराबर, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एफ है इसकी वैल्यू किससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं, तो ये एफ, दिस एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स। ओके, तो एफ कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लगेगा जो डिस्क लगाएगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नीचे लगेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। तो एम से एम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब ओमेगा 10/π नहीं, वो आरपीएस है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2πn। हमने क्या बोला था, अगर ये आरपीएस में है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो 2πn नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ ना। और अगर आरपीएम में है तो 2πn/60, क्योंकि बेसिकली हमको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2π × 10/π। तो कितना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई से पाई खत्म, 20 रेडियन
पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। तो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.01 इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर मीन्स 400 बाई जी का वैल्यू 10, और 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा बच्चा, 0.4 यही आएगा ना, हाँ 0.4। तो ये आ गया हमारा 0.4, यानी कि आपका म्यू एस आ गया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4, है ना। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो म्यू एस का वैल्यू 0.4 से या तो बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ध्यान दें, अगर यही आरपीएम में दिया होता, अगर यही चीज़ आरपीएम में दिया होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देता, 60 से क्या कर देता, डिवाइड कर देता, क्योंकि हमको बेसिकली मिनट में है तो सेकंड में लाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वाइन वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट राइट डाउन, टर्निंग ऑफ ए मोटरिस्ट, टर्निंग ऑफ, ओके, टर्निंग ऑफ। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड। ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बहुत तेज़ी स्पीड से जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, या बहुत तेज़ी स्पीड से कार चला रहे हैं, तो जब हम लोग टर्न लेते हैं किसी सड़क पे, रोड पे, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं तो टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उसी चक्कर में कार जो है, आपकी जो गाड़ी वो पलट जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा इस टॉपिक में। ओके, तो चलो और देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कोई रोड है, कोई टर्न, मतलब टर्न किस तरीके का, मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है, ऐसे जा रही थी, ऐसे, है ना, ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे जा रही थी, ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा सा शार्प टर्न आया, ऐसे 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 शार्प टर्न आया, फिर ये स्ट्रेट हो गया, ऐसे जा रही। ओके, तो यहाँ तक तो आपकी गाड़ी जो है, यहाँ तक तो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट रोड पे। उसके बाद यहाँ पे भी आपकी कार बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, है ना, यहाँ पे भी आपकी कार बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे चल रही होगी आपकी कार, जब यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे जब पहुँचेगी ये इस पोजीशन पे, तो क्या करे, सर्कुलर मोशन करेगी। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक कि जब तक टर्न ले रही है तब तक क्या परफॉर्म करेगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। क्या परफॉर्म करेगी, सर्कुलर मोशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, नो नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद यहाँ जब टर्न ले लिया फिर ये स्ट्रेट लाइन मोशन करना स्टार्ट कर देगी, नो नेसेसरी ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इस रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस ड्यूरेशन में कार टर्न जब ले रही है तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि कर्वेचर जो है सड़क का, रोड का, वो कैसा है हमारा, सर्कुलर है। और हमको सब पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसको क्या जरूरी चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, कितना चाहिए होगा। अगर v स्पीड से ये कार टर्न ले रही है तो उसे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, उसके लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो आओ, अभी मैं जो कर्वेचर बनाऊंगा रोड का वो सिर्फ इतना वाला पोर्शन दिखाऊंगा। ओके, तो आपको समझ जाना है कि ये पार्ट है रोड का। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। हॉरिजॉन्टल है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, चलो मान लेते हैं ये कोई टर्न है, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल टर्न है, बिल्कुल फ्लैट, ऐसा कुछ। ओके, ऐसा कुछ। इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा। कोई कार टर्न ले रही है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं रोड का कितना है, r। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड इज इक्वल टू r। ओके, हमने क्या लिया, मास ऑफ द कार इज इक्वल टू m एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड इज μs। ओके, इतना चीज़ें हम लोगों को पता है।
तो ये कार मान लेते हैं कितने स्पीड से मूव कर रही थी, v स्पीड से। कितने स्पीड से मूव कर रही थी, v स्पीड से। ओके, तो कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा उसको। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, यानी कि इस कार को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, इधर की तरफ टुवर्ड द सेंटर। कितना लेना लगेगा, mv²/r, जहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ द कार। v क्या है, ठीक है, v क्या है, स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार, v क्या है, स्पीड ऑफ द कार। ओके, v क्या है, स्पीड ऑफ द कार। तो अब मेरे को बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से तो आएगा। कहाँ से आएगा, इस केस में फ्रिक्शन से आएगा। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, अब हम लोगों को पता लगाना है। तो ध्यान से देखें, फ्रिक्शन किधर लगेगा। ये कार ऐसे टर्न कर रही है, अगर इसको सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो क्या टर्न ले पाएगी, बिल्कुल टर्न नहीं ले पाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर इसको सर्कुलर मोशन यहाँ से यहाँ तक परफॉर्म करेगी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के ड्यूरेशन में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो कार टर्न नहीं ले पाएगी। ओके, तो अभी ध्यान देखिए, जब कार टर्न नहीं ले पाएगी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक कार की टेंडेंसी किधर की तरफ होगा, भागने की, उधर की तरफ, स्लिप करने की, उधर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई कार तेजी से टर्न ले रही होती है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कर्वेचर जो होता है उसकी उधर की तरफ भागती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो कार को ऐसे भागने की टेंडेंसी है, इधर की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी है। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना, क्योंकि दोनों जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और जब किसी से प्यार हो जाता है तो क्या होता है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, है ना। तो सेम तरीके से कार अगर अवे इधर की तरफ स्लिप करना चाह रही है, आप फील करें, कार जब इधर की तरफ स्लिप करना चाह रही है तो फ्रिक्शन तुरंत आ जाएगा, नहीं जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। फ्रिक्शन क्या बोलेगा, जाने नहीं देंगे तुझे। और उसको रोकने के लिए इसके टायर पे फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, चारों टायर पे ऐसे फ्रिक्शन है ना। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है, इसके टायर से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार को टर्न करने के लिए जरूरी है वो कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन फोर्स से आएगा। कहाँ से आएगा, फ्रिक्शन फोर्स से आएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, F विल बी इक्वल टू mv²/r, mv²/r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ, ये तो फ्रिक्शन है, इतना इसको चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो गाड़ी पे लगना चाहिए वो v स्पीड से मूव कर रही है, वो कितना होना चाहिए, mv²/r। कितना होना चाहिए, mv²/r। कितना होना चाहिए, mv²/r। अच्छा बताओ, अगर हम लोग तेजी से मूव करेंगे तो mv²/r का वैल्यू ज़्यादा होगा कि स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहाँ से रहा, फ्रिक्शन से। और हम लोगों को क्या पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू तो सर लिमिटेड होती है, कितना होती है, μ×n से ज़्यादा हो ही नहीं सकता फ्रिक्शन, है ना। तो अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो अब क्या बोलेगा, फ्रिक्शन अब मैं भी तेरे को नहीं रोक सकता हूँ, और कार क्या हो जाएगी, स्लिप करके उधर की तरफ चली जाएगी। कार जो है स्लिप करके उधर की तरफ चली जाएगी, है ना। आपने एक इवेंट होता है महिंद्रा का पुणे में, SAE बाजा करके, SAE बाजा, है ना, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का। वहाँ पे कार वार बनाते हैं लोग, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट, और वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे एक रेस होती है, तो उस रेस में ऊबड़ खाबड़ रोड होता है, टर्न वाला रोड होता है ना। तो वहाँ पे क्या चाहिए, टर्न वाला रोड होता है। तो वहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके तब वो कार डिज़ाइन की जाती है ना। हमारे कॉलेज में भी डिज़ाइन किया गया था, हर साल डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। और हमको पता है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकती है, μs×n, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है फ्रिक्शन की वैल्यू। बट सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जितना तेज हम लोग घुमाएंगे स्पीड उतना ज़्यादा होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही ज़्यादा चाहिए होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिलेगा उतना, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उतना नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, सिंपल सी बात है ना।
तो मैक्सिमम वैल्यू इतना है। दैट मीन्स मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन इतना ही प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं, सिंपल सी बात है, आपके पास मान लो 100 रुपीज़ हैं, आप और एक पर्सन है ना, तो आप इस पर्सन को कितना मैक्सिमम दे सकते हो? 100 रुपीज़ ही दे सकते हो ना। मतलब इस पर्सन को आप जीरो से लेकर 100 रुपीज़ तक कुछ भी कितना भी पैसा दे सकते हो। अगर ये 10 डिमांड करता है तो 10 दे दोगे, कुछ नहीं डिमांड करता है तो 0 दे दोगे, 50 डिमांड करता है ये पर्सन तो 50 दे दोगे, 100 डिमांड करता है तो इवन 100 भी दे दोगे। लेकिन अगर ये 101 रुपये डिमांड करता है तो क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। अगर ये 150 रुपीज़ डिमांड करता है तो क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो सेम तरीके से यहाँ पे ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कहाँ से आ रहा है? फ्रिक्शन से डिमांड कर रहा है। यानी कि ये वैल्यू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक पर्सन है और ये पर्सन जो है वैल्यू कहाँ से डिमांड कर रहा है? फ्रिक्शन से डिमांड कर रहा है। और फ्रिक्शन के पास सिर्फ इतना ही फोर्स है, तो मैक्सिमम वो कितना दे सकता है? इतना ही दे सकता है। अगर ये इससे ज़्यादा डिमांड कर लिया, इतनी वैल्यू से ज़्यादा डिमांड कर लिया, तो अभी ये जो है इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो नहीं दे पाएगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल वे में, है ना। चलो, तो अब आते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रिक्शन जो ये F है, ये तो चाहिए गाड़ी को, ये तो चाहिए। अब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये जो चाहिए वो किससे कम या उससे छोटा बराबर होना चाहिए? Fs मैक्स। दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे F क्या है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ओके। एंड टू अवॉइड स्लिपिंग, ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ये किससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? Fs मैक्स से, है ना। मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो लिमिटेड है। तो ये क्या होना चाहिए? जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है इससे कम होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, एक पर्सन है ना। तो अगर इस पर्सन को ये 100 रुपीज़ देता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इसकी रिक्वायरमेंट इससे 100 रुपीज़ से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी रिक्वायरमेंट 100 से ज़्यादा है तो क्या ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, सिंपल सी बात है। वही कहानी हमने लिखा हुआ है ना, फ्रिक्शन में आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो अब ये F की वैल्यू कितनी है बोलो? mv²/r। कितनी है? mv²/r। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? μs इंटू n। क्या होती है? μs इंटू n। अब नॉर्मल डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है ना बच्चा लोग, फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है ना, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड है। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? mg नीचे। इनके चारों टायर पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। तो चारों, एक टायर पे नहीं लग रहा, चारों टायर पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो अब सारे नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो रिजल्टेंट नॉर्मल क्या हो जाएगा? चारों को ऐड कर लेंगे, यानी कि रिजल्टेंट नॉर्मल अगर मैं चारों टायर पे बोलूँ कितना लग रहा है? n1 पहले टायर पे, n2 दूसरे टायर पे, n3 तीसरे टायर पे, n4 चौथे टायर पे। तो रिजल्टेंट नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा? सभी को ऐड कर लेंगे सिंपल वे में, क्योंकि सभी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैं सिर्फ ये रिजल्टेंट वाला दिखा रहा हूँ, है ना। एज ए रिजल्टेंट कार पे नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर की तरफ लग रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब धरती फाड़ के तो कार नीचे जाएगा नहीं, इसके अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा है, इसके अलॉन्ग कोई एक्सीलरेशन भी नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा? n = mg, ओके। तो यहाँ पे अच्छा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे इस पे लग रहा है ना, चारों टायर पे सेमी डायरेक्शन में लगेगा तो ऐड हो जाएंगे, ओके। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा mv²/r। अच्छा सर, आप फ्रिक्शन को यहाँ दिखा रहे हैं और क्या कहते हैं mv²/r को, mg को, नॉर्मल रिएक्शन को इस पॉइंट से दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चा? ये फोर्स क्या है? F = मास इंटू एक्सीलरेशन। कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ मास से। तो mv²/r कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ मास से। अभी सेंटर ऑफ मास चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप लोग ऐसे समझते हो चलें, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा? mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। μs n का वैल्यू कितना है? mg। m से m खत्म हो जाएगा, तो v² शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? μs rg। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा? शुड बी लेस देन इक्वल टू √μs rg। फार्मूला नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है।
म्यू एस आर इंटू जी। आपके स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन भी पूछ लेता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फार्मूले नहीं याद रखने आपको, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। यानी कि जो स्पीड है कार का वो म्यू एस आर जी से या तो छोटा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? बराबर वाली। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट म्यू एस आर जी, म्यू एस आर जी। दैट मीन्स अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है सड़क का, वहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमको पता है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो हम लोग बता सकते हैं कि कार के लिए सेफ स्पीड कितना होगा टर्न लेने के लिए। अगर अंडर रूट म्यू एस आर जी से उसका स्पीड ज़्यादा हो गया, अगर अंडर रूट म्यू एस आर जी से उसका स्पीड ज़्यादा हो गया तो कार टर्न नहीं ले पाएगी, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो खाई वगैरह में गिर सकता है, पलट सकती है कार, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कई बार हाईवे वगैरह पे या सड़क किनारे, है ना, बोर्ड लगा होता है लिमिटेड स्पीड, मैक्सिमम स्पीड का, है ना, तो वो चीज़ यहीं से कैलकुलेट करते हैं ना। लिखा होता है ना सेफ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, सेफ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कहीं टर्न रहता है हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पर मेंशन रहती है सारी चीज़ें, है ना। बेसिकली हाईवे वगैरह एलएनटी कंस्ट्रक्ट करती है तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको वो चीज़ लिखा देनी है, तो ग्रीन बोर्ड को वो चीज़ लगा दिया जाता है कि सेफ स्पीड इज़ दिस। इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिखा होता है वहाँ पे रोड का कि यहाँ पे जो टर्न आ रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है ना। ठीक है, ये हो गया। ये हमने सेंट्रीपिटल से इसको बताया। किससे बताया? सेंट्रीपिटल से। अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल से बताना चाहते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल से देखिए मैं कैसे करूँगा। सेंट्रीफ्यूगल से कैसे मैं करूँगा, देखो सेंट्रीफ्यूगल से मैं कैसे करूँगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल से मैं कैसे करूँगा, चलो बताओ। क्या ये कार टर्न ले रही है? कार ये टर्न ले रही है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा इस पर? अवे फ्रॉम द सेंटर, mv²/r, है ना। अब ये फोर्स की टेंडेंसी क्या होगी? इस कार को उधर की तरफ ले जाने के लिए, है ना, बट कार को हमें उधर की तरफ नहीं मूव कराना है, हमको चाहना है कार ऐसे सिंपल ऐसे मूव करे, इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। तो अभी इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसे इधर की तरफ, F। तो हम लोग क्या लिखेंगे? F मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। अब ये तो फ्रिक्शन जरूरी है, इतना चाहिए उसको, है ना। अब इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? मैक्सिमम फ्रिक्शन से। तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स, है ना। तो mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है? mg। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट म्यू एस इंटू आर इंटू जी, या मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। यानी कि इतने से अगर वो रोड को क्रॉस करता है तो आसानी से क्रॉस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भैया जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मिटा दें इसको। चलो भैया क्वेश्चन, ओके। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड ऑफ ए व्हीकल इज 0.4, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड इज 200 मीटर, व्हाट विल बी द सेफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट कैन इजिली टेक टर्न। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट सॉल्व करो। चलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे? ध्यान से देखिए, अभी हमने डिराइव किया कि मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है फॉर ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के लिए, अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी, ओके। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा? मैक्सिमम सेफ स्पीड अंडर रूट म्यू एस का वैल्यू 0.4, आर का वैल्यू 200, जी का वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अंडर रूट 800 का मतलब 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। मास ऑफ ए कार इज 1000 kg, इट वांट्स टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड।
है ना, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। सारा डेटा आपके सामने है, आप जल्दी से बता दें कितना होना चाहिए। हाँ, ब्रैकेट पर नोट कर लेंगे कि कार इज टेकिंग टर्न ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, कार इज टेकिंग टर्न ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड, कार इज टेकिंग टर्न ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड। चलो फटाक से सॉल्व कर दो। चलो, तो हमने भी डिराइव किया था कि फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के लिए वी मैक्स कितना हो चाहिए, अंडर रोड म्यू एस आर जी, यानी कि जो स्पीड है कार की वो क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। देखिए, आपको फार्मूला नहीं याद रखना, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे याद रखेंगे, वही गाड़ी वाड़ी बना के इस तरीके से, ऐसे, है ना। हम लोग क्या देखेंगे, फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इधर लगेगा, तो अब ये क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। अब ये F जो लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स होना चाहिए, है ना। फिर वहाँ से ये कंडीशन आएगी। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पता हो तभी फार्मूला लगाएंगे, ओके। क्योंकि फार्मूला एक उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए वैलिड होता है। जैसे ये फार्मूला जो हमने डेवलप किया, डिराइव किया, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के लिए ही वैलिड है। अगर रोड इंक्लाइंड हो जाएगा तो ये वैलिड नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो, तो अब v दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, v² शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर जी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r जी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अब सब कुछ पता है। तो म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v² का वैल्यू कितना, 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2500 डिवाइड बाई r का वैल्यू 1 किलोमीटर, उसको मीटर में रखना पड़ेगा, तो 1000 कर देता हूँ इंटू 10, तो ये 20 से ख़त्म हो जाएगा, 25/100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25, यानी कि म्यू एस फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू जो है 0.25 से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर 0.25 के बराबर होना चाहिए, 0.25 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगी, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0.25। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलो मिटा देता हूं मैं इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया, अब देखो, अब होता क्या है, फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड के लिए तुमने कंडीशन डिराइव कर लिया, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत क्या आती है, अब दिक्कत क्या आती है कि रोड पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। मौसम चेंज होते हैं, कभी बारिश आता है, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू चेंज होता है। जैसे बारिश के टाइम पे बारिश हो गया तो रोड गीला हो गया तो बहुत कम हो जाता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, है ना। उस टाइम में गाड़ी का टर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे अगर सड़क पे पानी भरा हुआ है या गीला हो गया सड़क, तो बहुत धीरे धीरे टर्न लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो गई है ना। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड से टर्न लोगे तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, बट वो आपको मिलेगा नहीं, तो आप स्लिप कर जाओगे, आपकी गाड़ी पलट सकती है ना। तो उसको सोचने के लिए फिर से इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो इंजीनियर्स ने एक तरीका निकाला कि हम लोग क्या करते हैं, हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हमको फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही टर्न ले सकते हैं। कैसे, रोड को इंक्लाइन करके। रोड जो हॉरिजॉन्टल था पहले, जो रोड हॉरिजॉन्टल था पहले ऐसे बिल्कुल फ्लैट था, अगर मैं रोड को ऐसे इंक्लाइन कर दूँ, ऐसे इंक्लाइन कर दूँ फिर इस पर टर्न लूँ, तो फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है ना। उसी का यूज़ किया और वो चीज़ आती है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग ऑफ ए व्हीकल, टर्निंग ऑफ ए व्हीकल, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल on a banked road, banked or inclined road, inclined road, turning of a vehicle on a banked or inclined road। इसमें कितने केस बनेंगे बच्चा, इसमें 3 केस बनेंगे। पहला नो फ्रिक्शन वाला केस बनेगा, दूसरा फ्रिक्शन वाला केस बनेगा। कौन सा, फ्रिक्शन वाला केस बनेगा। 2 केस बनेंगे।
ओके। पहला केस बनेगा नो फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरा क्या बनेगा, फ्रिक्शन वाला बनेगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, नो फ्रिक्शन, फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, और जब फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे पहला केस क्या डिस्कस करेंगे, नो फ्रिक्शन वाला, यानी कि फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, जो रोड पहले ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, अभी इसी रोड को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं थीटा डिग्री, क्या कर देते हैं, थीटा डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। तो हमने क्या किया, इस रोड को ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल था, थीटा डिग्री से हमने इंक्लाइन कर दिया। अब ये हमारा रोड हो, ऐसे रोड था, टर्न था, ओके, थीटा डिग्री हमने इंक्लाइन कर दिया, यानी कि जो रोड पहले ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, अभी हमने क्या किया, इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, चलो भैया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, ये तो मैंने दिखाने के लिए बताया आप लोगों को। तो अब क्या है, इस पर कोई गाड़ी टर्न ले रही है ऐसे, ऐसे, ठीक है, कोई कार v स्पीड से टर्न ले रही है, मास m है, एवरीथिंग इज नोन। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, पहला तो mg नीचे लगेगा, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ऐसे लगेगा सर, n, एनी डाउट, और कोई फोर्स मिस कर रहे हो, कोई फोर्स मिस कर रहे हो, अच्छा सेंट्रीपिटल, यस सर, सेंट्रीपिटल से करूँ मैं, सेंट्रीफ्यूगल से, मैं सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करता हूँ। सेंट्रीपिटल में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। मैं इस क्वेश्चन को सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व करता हूँ। तो बताएं सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fs या ऐसा होगा या ऐसा होगा, कौन सा डायरेक्शन, सबसे पहले आप लोग ये बताएं, ऑप्शन ए ये वाला डायरेक्शन होगा, ऑप्शन बी ये वाला डायरेक्शन होगा, ऑप्शन सी ये वाला डायरेक्शन, कौन सा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, जल्दी से बता दो, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बता दो, यस, कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल ही लगेगा, कैसे, ध्यान से देखो, कैसे, ध्यान से देखें, अरे भाई सिंपल सी बात है, कार ऐसे टर्न ले रही है, इस पे ऐसे टर्न ले रही है, तो कार तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही टर्न ले रही है ना। ये कार जो है इस इंक्लाइन रोड पे ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे आते हुए, है ना, ऐसे टर्न ले रही है ना, ऐसे, तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हुआ ना, ये क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हुआ ये, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड, किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लग गया mv² भाई यार, क्या लग गया, mv² भाई यार। अब ध्यान से देखें, अगर कार में स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोड कौन सा हमारा, ये वाला रोड है, तो स्लिपिंग किसके लॉन्ग होगा, इसके लॉन्ग होगा, फ्रिक्शन है नहीं, कार को हमें बैलेंस करना है, तो सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, यानी कि इसका प्लस इसका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। बट हमको क्या करना है, कार का इस रोड के अलॉन्ग स्लिपिंग नहीं हो रही, रोड के अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे हो रहा है, तो इसके अलॉन्ग सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सारे फोर्सेस का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग ले लेता हूँ, किसके अलॉन्ग ले लेता हूँ, इसके अलॉन्ग, ओके, अलॉन्ग द रोड, ओके। तो बताओ mg का कंपोनेंट एक ऐसे चला जाएगा, ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा कितना, mg sin थीटा। सेम तरीके से मैं इसके कंपोनेंट ले सकता हूँ, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इस mv² r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक अलोंग द रोड आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। अब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, mv² r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mv² r sin थीटा, है ना। चलो अब बताओ, along द रोड कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो along द रोड सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फोर्स along द रोड, बैलेंसिंग फोर्स along द रोड,
तो मैं क्या लिखूंगा, अब ये जितना इधर लग रहा है उतना उधर लगना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। एम से एम खत्म है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ओके, तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंक, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हमें ये पता चल जाए किस स्पीड से हमको टर्न लेना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए रोड का, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब कितना टर्न, कितना इंक्लाइंड किया जाए रोड को हॉरिजॉन्टल से, वो हम लोग निकाल सकते हैं ना। अगर मैं फोर्सेस को इसके अलॉन्ग बैलेंस करूं, तो इसके अलॉन्ग बैलेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन किसके बराबर आ जाएगा, बोलो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल जाए, एक बार हमको पता चल जाए कि स्पीड कितना लेना है, स्पीड कितने से टर्न कर रही है कार, है ना। जैसे कि हम लोग जब भी टर्न लेते हैं तो स्पीड कितना होती है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, या 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको एक बार स्पीड पता चल जाए, है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की हॉरिजॉन्टल से रोड को कितना इंक्लाइंड किया जाए ताकि कार 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आसानी से टर्न ले सके, तो हम लोग थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही होता क्या है कि एक एजम्पशन होता है कि सपोज कहीं पे नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, आपने देखा होगा कहीं पे, बिल्कुल देखा होगा आपने, नेशनल हाईवे वगैरह पे अगर आप गए होंगे, कहीं पे अगर टर्न आया हुआ है तो रोड एक तरफ से इंक्लाइंड होता है, बिल्कुल, मतलब रोड ऐसे टर्न ले रही है तो रोड ऐसे बिल्कुल होता है, इंक्लाइंड होता है, आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, वो क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग होता है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बेसिकली क्या किया था, हमको स्पीड पता होती है कि नॉर्मली आदमी टर्न जब लेता है तो कितने स्पीड से लेता है, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, थीटा, कि यहाँ पे रोड को कितना इंक्लाइंड किया जाए ताकि सारी गाड़ियाँ आसानी से पार हो सके, है ना। तो एक बार हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि स्पीड लिमिट इज दिस, है ना, उस कर्वेचर के पास में एक बोर्ड लगा देते हैं, स्पीड लिमिट इज दिस। ओके, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ा, फ्रिक्शन का जरूरत नहीं पड़ा है, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको। बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत, आप लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए ना और फ्रिक्शन, उसके बाद सारी चीज़ें जो भी आगे चैप्टर आएंगे अप टू वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा कुछ नई चीज़ भी आती है, रोटेशन में भी थोड़ा सा नया चीज़ आता है, बट रोटेशन भी बहुत ईजी है ना, दैट इज वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंट ऑफ इनर्सी आ जाता है। बाकी अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ लिए ना, तो सर्कुलर मोशन में आपको दिक्कत ही नहीं होगी, बस हाँ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वर्क पावर एनर्जी तो सबसे आसान चैप्टर है ना। चलो क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखें सभी लोग। अ कार ऑफ मास wants to take a turn of radius 200 meter with a speed of 50 meter per second। ओके, मास 1000 kg, मास जो कार का 1000 kg, ओके, विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एंगल ऑफ बैंकिंग, इस पर मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। कैलकुलेट एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना बैंक किया जाए एंगल को रोड को, वो बताना है ना। चलो ओके, चलो जल्दी से सॉल्व कर दो, बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होता है, सर फार्मूला कौन सा लगाएं, V इक्वल टू म्यू एस आर जी वाला लगाएं, क्या निकालना, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना था थीटा, और फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया है, दैट मीन्स क्या लगाना हमको, सेकंड केस, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो अभी हमने डिराइव किया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो v स्क्वायर कितना 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बाई आर का वैल्यू है 200, g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 5/4। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चा, tan इनवर्स 5/4,
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना आसान है ना? काफ़ी सिंपल है ना? चलो जल्दी से नोट कर लो, इस पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे क्या आते हैं, मिटा दें इसको। फ्रिक्शन भी है। अब क्या है? फ्रिक्शन भी है। क्या है बच्चा? फ्रिक्शन भी है। तो नेक्स्ट केस टू हम लोग डिस्कस करेंगे। केस टू, व्हेन फ्रिक्शन इज देयर। व्हेन फ्रिक्शन इज देयर, जब फ्रिक्शन है। पहला केस हमने क्या बैंकिंग रोड के लिए देखा कि जब वहाँ पे कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, बट मान लो कोनो होता है ना, बहुत रेस करते हैं लोग, है ना, 4 दोस्त बैठे हुए कार में खूब तेज़ी से हू हा करके खूब तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो सरकार को तो इन लोगों के लफंगों के बारे में भी सोचना पड़ता है ना, उनके एन्जॉयमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन को कंसीडर करके फिर हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग निकालते हैं, या फिर कितना होना चाहिए स्पीड, ये सब भी डिसाइड करते हैं, है ना। तो चलो आओ उसी को केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, गाड़ी का मास m है, सिंपल सी बात है। चलो देखो, ये रोड है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, गाड़ी जो है आपकी ऐसे टर्न ले रही है, ओके। तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे बताओ जरा हमको इस पे। पहला फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा ऐसे n, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? ऐसे इधर की तरफ। कितना लगेगा? mv²/r सेंट्रीफ्यूगल, है ना। मैं यहीं पे कार में बैठ के सारी चीज़ें देख रहा हूँ, ओके। आप सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हो, नो डाउट उसमें, जैसे करना वैसे आप कर सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके। थोड़ा फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। mg के मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ ऐसे, कितना? mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ ले सकता हूँ क्या? mg sin थीटा। सेम तरीके से मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक अलोंग द रोड ऐसे, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? mv²/r cos थीटा। बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा। एक कंपोनेंट इधर ये वाला हो जाएगा, कितना आ जाएगा? mv²/r sin थीटा, ओके। ये कंपोनेंट हो गया, और ये सेंट्रीफ्यूगल वाला तो mv²/r था ही। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब ध्यान से देखो, पहला केस हमने डिस्कस किया कि जब ये एग्जैक्टली इसके बराबर है तब फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी, कार इक्विलिब्रियम में था, कोई स्लिपिंग नहीं होगा इसके अलावा। ये फोर्स जब इसके बराबर है, पहला केस हमने इसमें डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? व्हेन mg cos थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू mv²/r cos, सॉरी ये साइन थीटा है, सॉरी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू mv²/r cos थीटा। पहला केस हमने ये डिस्कस किया, तो यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग हमने निकाल लिया, कितना आ गया हमारा? v²/rg। पहला केस ये ने डिस्कस किया कि जब ये mg इधर का वाला फोर्स इधर वाले इस फोर्स के बराबर है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सपोज, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब जब फ्रिक्शन है तो फर्स्ट केस इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सपोज फर्स्ट व्हेन mg sin थीटा is greater than mv²/r cos थीटा, मतलब इक्वल नहीं है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा है, मतलब ये फोर्स इतना कम था, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ द कार पे डिपेंड कर रहा है, और ये तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो चेंज नहीं करेगा। तो ये अगर स्पीड सपोज इतना धीरे धीरे वो टर्न ले रहा है कि ये mg sin थीटा mv²/r cos थीटा से ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे इंक्लाइन था, अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो स्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ ना, तो सेम उसी तरीके से, ठीक है। ये फोर्स इससे ज्यादा हो गया, तो अब बताओ हमको तो स्लिपिंग अवॉइड करना है, तो फ्रिक्शन किधर आएगा? बताओ फ्रिक्शन किधर आएगा? बोलो। ये वाला इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, उधर कम फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस करने के लिए कार में टेंडेंसी स्लिप करने की किधर की तरफ है?
नीचे की तरफ है ना, कार में टेंडेंसी किधर की तरफ स्लिप करने की, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि स्लिपिंग ना हो, तो स्लिपिंग ना होने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, फोर्स उधर की तरफ। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर ऐसे सिंपली मैं ब्लॉक रखूं यहाँ पे और ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, कितना सिंपल है ना। तो सेम उसी तरीके से फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे। तो गाड़ी पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ F। फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा, गाड़ी पे ऊपर की तरफ F। ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। अब अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो अलोंग द फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि mv स्क्वायर mg कॉस थीटा, अरे यार क्या कर रहा हूँ, mg साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r कॉस थीटा प्लस f क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या मैं यहाँ से फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। ये तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया। क्या आ गया, फ्रिक्शन। इतना फ्रिक्शन उसको चाहिए होगा। अब बताओ, थीटा तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो ये वाला तो कांस्टेंट होगा। अगर स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी। फ्रिक्शन फोर्स की कम अगर ये बढ़ेगा स्पीड तो फ्रिक्शन फोर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बढ़ते बढ़ते अगर ये इतना हो गया कि F 0 हो जाए, ये अगर ये इतना बढ़ गया कि ये इसके इक्वल हो जाए तो F 0 आ जाएगा। और वो केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बट अगर ये इतना कम हो गया, ये स्पीड कम हो गया, तो क्या चाहिए होगा, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगा, है ना। तो F हमने निकाला, इतना फ्रिक्शन चाहिए। ये अब इसकी वैल्यू तो लिमिटेड है, कितना हो सकता है, मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, F शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। तो F कितना है यहाँ पे बोलो, mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, वो सॉरी यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिखना भूल गया, सॉरी mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। और Fs मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू s इंटू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, है ना। तो इसके लॉन्ग फोर्स को बैलेंस कर दो, इसके लॉन्ग फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। सिंपल है ना। तो यहाँ पे रखो तो क्या मिल जाएगा हमको, mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ये mg कॉस थीटा प्लस म्यू एस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। m से m दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से g साइन थीटा माइनस v स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस g कॉस थीटा प्लस म्यू एस v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना। तो स्पीड वाला टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ तो क्या मिल जाएगा, इधर से g साइन थीटा, इसको इधर ले आओगे तो क्या है, माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये म्यू एस इंटू वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। ओके, अब मैं कुछ कॉमन वगैरह मिलता हूँ तो कॉमन ले लेता हूँ। इतना नोट कर लो ऊपर वाला, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करके, चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो इतना मैं ऊपर मिटा देता हूँ।
ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं g कॉमन ले सकता हूँ, तो g कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा इधर से, g कॉमन ले लिया तो मिल गया साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से मैं वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लेता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके, जी आर साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा बाई म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आर साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, ये पूरा डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम में पूछता है, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आर, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी कॉस थीटा मैंने दोनों कॉमन ले लिया ऊपर से, कॉस थीटा हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा बाई टेन थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से भी मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, म्यू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एस टेन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा माइनस म्यू एस बाई म्यू एस टेन थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा हम लोगों का। बताओ, यानी v का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा मिनिमम वैल्यू के लिए, है ना, तो v मिनिमम कितना होना चाहिए, बोलो, अंडर रूट जी आर टेन थीटा माइनस म्यू एस बाई म्यू एस टेन थीटा प्लस 1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स मिनिमम v इतना होना चाहिए, नोट करो। अब देखें, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू एस कॉट थीटा, यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, म्यू एस प्लस कॉट थीटा, ठीक है, तो वो चीज़ें सिंपल है, नोट कर लो आप, ये आ गया मिनिमम वैल्यू। ओके, अब हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा वाला केस, सेकेंड व्हेन, अब पहला वाला केस देखा कि हमने ये जो है इससे ज़्यादा था तो फ्रिक्शन इधर लगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये इससे कम है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो अब मेरे को बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की क्या कोई डायरेक्शन फिक्स होती है? नहीं। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना। फ्रिक्शन का सिंपल काम क्या होता है, दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना, है ना। तो अगर ब्लॉक उधर स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर ये कार इधर स्लिप कर रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अल्टीमेटली फ्रिक्शन का काम क्या होता है, दो प्रेमी जोड़ों को साथ में रखना। हमेशा वो प्यार करने वालों को साथ में रखता है ना। तो सिंपल सी बात है, इस बार ये इससे कम, यानी ये जो है इससे ज्यादा हो गया। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये कार किधर स्लिप, क्या ये वाला फोर्स अगर ज्यादा है इससे तो कार उधर की तरफ भाग जाती, स्लिपिंग हो जाती, पलट सकती थी। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, स्लिपिंग रोकना। तो अभी बताओ, अब इस केस में फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। किधर लग जाएगा फ्रिक्शन, ऐसे नीचे की तरफ। एनी डाउट किसी को? तो अब फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग गया तो सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ
एम जी साइन थीटा प्लस एफ, इतना फोर्स नीचे लग रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। यहां से मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं स्पीड बहुत बढ़ा दिया, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, अगर मैं, ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं v को बढ़ा दिया तो क्या ये वैल्यू भी पूरा बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा, बट फ्रिक्शन की वैल्यू तो लिमिटेड है, कितना, म्यू इंटू एन। तो ये जो फ्रिक्शन हमने रिक्वायरमेंट है इतने फ्रिक्शन की, या ये इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, f शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स की जगह पे म्यू एस इंटू एन। और एन कितना निकाला था हम लोगों ने, एन इधर जितना लगेगा उतना इधर लगेगा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस को मैं डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एक स्टेप बच जाएगा, प्लस म्यू एस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। हमको स्पीड चाहिए तो स्पीड वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू एस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो म्यू एस जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। नोट करो, इतना मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा दें, चलो ऊपर वाला पार्ट में मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सिंपल मैथ है भाई, यहां से वी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, है ना, शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहां से हमने क्या जी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो यहां से v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू, मैं क्या लिख दूंगा, g इंटू आर म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, है ना। इसको हटा के मैं इसको रूट लगा देता हूँ, है ना, एक स्टेप और बच गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा g इंटू आर कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा टैन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब टैन थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो v शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। यानी v का वैल्यू, ओ सॉरी ग्रेटर देन आ जाएगा ना, उल्टा किया क्या मैंने, ठीक है ठीक है, यानी v का वैल्यू या तो इससे छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, वी मैक्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। यानी कि अगर आप इतने स्पीड से ज़्यादा से टर्न ले रहे हैं तो फ्रिक्शन भी आपको नहीं बचा सकता है।
सिंपल सी बात, दो लोग प्यार करते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो क्या होता है, एक टाइम बाद अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है ना। तो सेम तरीके से अगर इससे ज़्यादा स्पीड से आप टर्न लेना चाह रहे हैं तो आपको फ्रिक्शन भी नहीं बचा सकता है। तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हमने इससे पहले वाले में निकाला है ना। तो जो v का रेंज है स्पीड का वो किसके किसके बीच हो जाए, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर रेंज के टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल, फॉर सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू यानी कि स्पीड का वैल्यू इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेफ टर्निंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर सेफ टर्निंग जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है शुड बी लेस देन इक्वल टू वी मैक्स एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी मिन, है ना। तो वी मिनिमम कितना, अंडर रूट जी आर tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, should be greater than equal to v, should be less than or equal to अंडर रूट जी आर tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। इतना होना चाहिए, यानी कि v का वैल्यू जो कार का स्पीड है इसके और इसके रेंज में होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन पूछता, याद करना बहुत आसान है। मैक्सिमम में देखें ऊपर प्लस हो गया है, मिनिमम में माइनस हो गया है, नीचे प्लस है, मिनिमम मैक्सिमम में नीचे माइनस है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो। गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए, हमने जब क्या डिस्कस किया पहले, जब फ्रिक्शन नहीं है तब कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने के बाद फ्रिक्शन लेके हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए। तो अगर कार का स्पीड इसके और इसके बीच में है तो कार आसानी से टर्न ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मिनिमम स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर। तो 30 से 80 के बीच में अगर गाड़ी टर्न ले रही है तो आसानी से टर्न ले लेगी। अगर 30 से कम मिलेगी तो नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगी। अगर 80 से ज़्यादा से टर्न लेगी तो ऊपर की तरफ भाग जाएगी, फ्रिक्शन भी नहीं रोक सकता, पलट जाएगी, है ना। तो ये हमारा पूरा सिनेरियो है, नोट कर लें। और नेक्स्ट राइट डाउन टर्निंग ऑफ ए बाईसाइकिलिस्ट, टर्निंग ऑफ ए बाईसाइकिल। टर्निंग ऑफ अ बाईसाइकिल, टर्निंग ऑफ अ बाईसाइकिल। तो आपने देखा होगा जब भी हम लोग साइकिल को स्ट्रेट रोड पे चलाते हैं, जब भी बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोगों को आराम से चला लेते हैं, है ना। आराम से हम लोग साइकिल चला लेते हैं। जब भी हम लोग स्ट्रेट रोड पे चला रहे थे तो बिल्कुल आसानी से चला लेते हैं। लेकिन जब हम लोग टर्न ले रहे होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग सपोज लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ तो हमें अपनी साइकिल को लेफ्ट की तरफ झुकाना पड़ता है थोड़ा सा। अगर हम लोग राइट की तरफ टर्न ले रहे हैं तो हमें राइट की तरफ झुकाना पड़ता है। अगर आप नहीं झुकेंगे, इंक्लाइन नहीं करेंगे खुद को, तो गिर जाएंगे, नहीं मोड़ पाएंगे, है ना। यही होता है जब हम लोग छोटे छोटे रहते हैं, साइकिल जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग कई बार गिर जाते हैं, और ज़्यादातर जब जहाँ पे घुमाना उमाना होता है वहीं पे गिरते हैं, क्योंकि मोड़ नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको अंदाज़ा नहीं होता है। बट सीखते सीखते हमको अंदाज़ा लग जाता है कि हमको यहाँ पे मुड़ना है, तो हमको अपनी बॉडी को या साइकिल को कितना इंक्लाइन करना पड़ेगा, वो हमको आइडिया हो जाता है बाय एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, नहीं गिरते हैं, है ना। तो अगर सपोज ये कोई रोड है, ये कोई साइकिलिस्ट आ रहा है तो स्ट्रेट चल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो मुड़ेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, झुका लेगा। जब वो मुड़ेगा तो अपने आप को क्या करेगा बच्चा, वो झुकाएगा, अपने आप को वो क्या करेगा, झुकाएगा। ओके, अपने आप को क्या करेगा, झुकाएगा। तो मान लेते हैं वो खुद को ऐसे झुका लिया, लेफ्ट मुड़ रहा था, वो ऐसे अपने बाईसाइकिल को झुका लिया, ठीक है।
अपने बाईसाइकिल को ऐसे झुका लिया। तो बाईसाइकिल और आदमी का मास हम लोग मान लेते हैं m है, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे बोलो। इसका mg तो नीचे लग रहा होगा, और ये क्या ले रहा है, सर्कुलर टर्न ऐसे ले रहा है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा बताओ, ऐसे इधर की तरफ, कितना mv²/r, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द साइक्लिस्ट विथ साइकिल। ओके, अच्छा फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो। फ्रिक्शन देखो, साइकिल का पहिया इधर की तरफ स्लिप करना चाहेगा ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उधर की तरफ लगेगा। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हो, डिस्कस कर चुके होगे, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऐसे ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऐसे ऊपर। हमने मान लेते हैं ये वर्टिकल से कितना एंगल झुकाया था खुद को, थीटा डिग्री। वर्टिकल से ध्यान रखेंगे, वर्टिकल से कितना एंगल झुकाया था, ये थीटा डिग्री। तो अभी हमको बताओ सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स ये n किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, और ये f किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द साइक्लिस्ट, मैं क्या लिखूंगा, दिस f, ये f मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, ओके, एंड दिस mg मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। एनी डाउट किसी को, कोई डाउट तो बोलो, है ना, कोई डाउट नहीं ना किसी को। अब देखो ये फ्रिक्शन किससे कम होना चाहिए, μs इंटू एन से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, μs इंटू एन से। तो आज फ्रिक्शन वगैरह निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछता। किसी को कोई डाउट है, साइकिल बिल्कुल ऐसे टर्न ले रहा है ना, आप बिल्कुल याद रखें, साइकिल ऐसे टर्न ले रहा है, साइकिल का पहिया का स्लिप होने का ऐसे इधर की तरफ चांस है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ। अरे भाई साइकिल ऐसे टर्न ले रहा है, साइकिल का किधर की तरफ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ऐसे इधर की तरफ स्लिप कर जाता, ऐसे इधर की तरफ स्लिप कर जाता, ये वाला पॉइंट का मूवमेंट इधर की तरफ होता है ना। तो अब फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो रोकने के लिए क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगा देगा। और साइकिल ऐसे टर्न ले रहा है r रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे mv²/r, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। एनी डाउट किसी को। चलो भैया, अब हमको थीटा निकालना होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना होता है, थीटा निकालना होता है। तो हम लोग थीटा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, n हो गया ये, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है f, और ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो क्या मैं इसको एक ट्रायंगल में बना सकता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल रिएक्शन में देखूँ तो ये क्या करूँगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे n, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हमने दिखा दिया f, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। ओके, ये हमारा ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल n/f। एनी डाउट, एनी डाउट बोलो। अरे भाई ये वाला फोर्स क्या है, n है, ये वाला फोर्स क्या है, f है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, n है ना, और ये क्या है, f। यही ना फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। समझ पा रहे हो, वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर पढ़ा है कि नहीं। सिंपल वे में ट्रायंगल लॉ हमने लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ अब देखो, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं टॉर्क वार्क लेके भी बैलेंस कर सकता था, लेकिन टॉर्क लेने में भी, टॉर्क आप लोग पढ़े नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज मैं टॉर्क से भी बता सकता था कि टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, ऐसे भी बता सकते अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं इस ट्रायंगल से क्या देखा, tan थीटा इज इक्वल टू n/f। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से n और f का वैल्यू रख देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, n किसके बराबर, mg के, और f किसके बराबर, mv²/r के। तो m से m खत्म, कुछ मिस्टेक, I have done some mistake. I have done some mistake, I think. हो देखो एंगल गलत लिया ना मैंने। तुम लोग भी नहीं बोलता है, गधा करके। ये एंगल थीटा था ना, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। हमने गलत कर दिया, यहाँ पे ये थीटा नहीं होगा, ठीक है, तो ये थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, f/n, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या आ जाएगा, f/n, क्या आ जाएगा बच्चा, f/n। तो अब tan थीटा इज इक्वल टू f/n आ गया। f और n का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। f का वैल्यू कितना है, v²/r, n का वैल्यू कितना है, mg, तो m से m खत्म हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v²/rg, क्या आ जाएगा, v²/rg। दैट मीन्स अगर
रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, साइक्लिस्ट कितने स्पीड से टर्न ले रहा है, तो कितना एंगल उसको इंक्लाइंड करना चाहिए, कहाँ से, वर्टिकल से, वो हम लोग बता सकते हैं। ओके, सो योर सर्कुलर मोशन पार्ट इज ओवर, वी विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी इन नेक्स्ट क्लास। आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं असाइनमेंट दे दूंगा। ओके, बाय बाय, टाटा।